हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें इसका ये पार्ट 2 है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए बिल्कुल आराम से। और ये जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम में बेनिफिशियल जरूर होंगे, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो भी मैं ये 20 क्वेश्चन इसमें शामिल कर रहा हूँ वे सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, जो आपको 100% नंबर गेन कराने में मदद करेंगे। इस बात की गारंटी है कि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में जरूर मैच करेंगे, यानी जरूर मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल शांति के साथ आराम से बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कल के सेशन में, उस सेशन में क्वेश्चन था इज ब्लाइंड डैश वन आई। इसका आंसर आपको देना था, कई लोगों ने गलत आंसर दिया हुआ है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो ब्लाइंड वर्ड है, ब्लाइंड के बाद अगर दिया है वन आई, ठीक, तो इस केस में हम लगाते हैं सी को, यानी इन को। सही ऑप्शन इन हो जाएगा। आइए थोड़ा डिटेल इसको समझते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो ब्लाइंड के साथ इन लग सकता है, ऑफ लग सकता है, टू लग सकता है, लेकिन तीनों केस जो है वो अलग अलग हैं। कब इन, कब ऑफ और कब टू, इसका डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की सहायता से। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहले है सी इज ब्लाइंड डैश वन आई। जब कोई एक आंख से अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, उस केस में हमें लगाना होता है इन। तो पहले वाले में भरा जाएगा इन। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। दूसरा है सी इज ब्लाइंड डैश बोथ आई। जब दोनों आंखों से अंधे होते हैं उस केस में हमें लगाना होता है ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ। और तीसरा है द किंग इज ब्लाइंड डैश हिज सन। यहाँ जो ब्लाइंड वर्ड है इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे टू का। यहाँ पे लगेगा टू। जब कोई व्यक्ति मतलब अपने पुत्र की या किसी की भी गलती को नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है, उस केस में हम ब्लाइंड के साथ क्या लगाते हैं? टू। यानी जब किसी गलती को आप नजरअंदाज करें, यानी इग्नोर करें, ठीक है, अनदेखा करें, उस केस में हम लगा सकते हैं टू। तो ब्लाइंड के साथ इन, ऑफ और टू तीनों का इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, क्लियर हो गई होगी ये टॉपिक। ठीक, आगे बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, प्रैक्टिस नंबर 2 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है रमेश इज एंग्री डैश हिम। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एट, सेकेंड ऑन, थर्ड है फ्रॉम और फोर्थ है विथ। इसका हिंदी आप समझ ही पा रहे हैं। रमेश एंग्री है, नाराज है उससे, उस पर या उससे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? पहली बात तो हिंदी देख करके आप आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं उसके साथ सही प्रीपोजिशन क्या होगा, इस बात की नॉलेज रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एंग्री के साथ विद का आंसर सही होगा, लेकिन एंग्री के साथ एट भी इस्तेमाल होता है। कब होता है उसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एंग्री के साथ विद और एट दोनों का प्रयोग होता है। एंग्री के साथ जो विद लगता है वो किसी पर्सन के साथ, समवन मतलब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति है तो उसके साथ आप लगाएंगे विद। किसी आदमी से नाराज है, जैसे आप अपने पापा से नाराज हैं तो विद लगाएंगे, या अपने फ्रेंड से नाराज हैं तो विद लगाएंगे। और अगर कोई वस्तु है या कोई बात है जिससे आप नाराज हैं, या कोई ओपिनियन है, कोई विचार है, उससे आप नाराज हैं, तो उस केस में लगाएंगे एट। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई बॉस इज एंग्री विद मी। यहाँ जो एंग्री वर्ड है, यानी इसका जो बॉस नाराज है, वो कह रहा है कि मी मुझसे नाराज है, यानी व्यक्ति की बात हुई, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, एंग्री विद। गॉट इट। और यहाँ जो लिखा हुआ है माई बॉस इज एंग्री एट हिज फोन फॉर नॉट वर्किंग, कह रहा है उसका बॉस इसलिए नाराज है अपने फोन पर क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो नाराजगी है, एंग्री जो वर्ड है, इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? एट, क्योंकि यहाँ व्यक्ति से नहीं किसी और चीज से नाराज है। वस्तु से हो सकता है, व्यवहार से हो सकता है, एटीट्यूड से हो सकता है। मतलब व्यक्ति को छोड़ के बाकी चीज के साथ आप लगाते हैं एट, और किसी व्यक्ति से नाराजगी है तो एंग्री के साथ क्या लगाते हैं? विथ। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा है इट डैश रेन टूडे। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है मे, दूसरा है कैन, तीसरा है बोथ आर करेक्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए,
यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मे, MAY। देखिए जो मे वर्ड है वो दिखाता है पॉसिबिलिटी को, संभावना को। जैसे मैं कहूँ रोहन आ जा सकता है तो उसके आने की संभावना है, इस केस में हम बोलेंगे रोहन मे कम टुडे, है ना। लेकिन कैन का भी वही अर्थ होता है, सकता है। मे और कैन दोनों का अर्थ सेम है, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल इस नहीं करेंगे, क्योंकि कैन जो है वो कैपेबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, पावर दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है ना। जैसे मैं कहूँ कि राम इस पत्थर को उठा सकता है, तो इस केस में राम के मतलब कैपेबिलिटी की बात हो रही है, उसकी क्षमता की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ तुम ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वहां पर कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पर वो क्षमता दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, योग्यता दिखा रहा है, सामर्थ्य दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है। बट जब भी पॉसिबिलिटी दिखाएगा, संभावना दिखाएगा, उस केस में हम क्या लगाएंगे, मे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड जो है वो लिखा है हैव यू डैश योर रिलेशन। बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ उस चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो लेवल मैंने रखा हुआ है इस प्रैक्टिस सेट का, मतलब ये जो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका लेवल बिल्कुल एग्जाम की तरह है, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल मॉडरेट है। तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे, तो अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए और समझिए। कोशिश करिए कि या तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि ये जो डिस्कशन चल रहे हैं इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज सकूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। और पहले जो डिस्कशन हो चुके हैं, यानी जो इसका पार्ट 1 था, उसका PDF जो है मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर आप जुड़ करके उस PDF को पा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास वही 4 ऑप्शन है, हैव यू डैश योर लेसन। अब यहाँ जो हैव वर्ड है, ठीक, वो ये दर्शाता है कि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जब हैव आता है या हैज आता है, उस केस में हमें जो वर्ब इस्तेमाल करना होता है वो कौन सी फॉर्म की होती है, थर्ड फॉर्म की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लर्न, यहाँ लर्नड, यहाँ लर्नड और यहाँ पे लर्न्स। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, सी नहीं होगा, ठीक ना, और ना ही डी होगा, क्योंकि डी जो है वो कंसिडर किया जाता है V5 के रूप में, तो V5 का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो लर्न है वो V1 है, तो यहाँ भी इसका कोई अर्थ नहीं बनता है कि हम इसका इस्तेमाल करें। इसका आंसर हो सकता है बी। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सी भी तो हो सकता है, क्योंकि सी भी थर्ड फॉर्म है। तो आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं, है ना, क्योंकि आप डिटेल में समझे रहेंगे तभी ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट होंगे। एक्चुअल जो लर्न वर्ब है, ठीक, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। लर्न फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर 2 होंगी, जिसके लास्ट में टी हो सकता है या फिर ईडी हो सकता है। यहाँ भी सेम है, लास्ट में टी और या फिर ईडी हो सकता है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि एक ही वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म डबल डबल है। तो ये जो टी है लास्ट में, लर्नड जिसको पढ़ते हैं, ठीक, और यहाँ जो डी है जिसको लर्नेड पढ़ते हैं, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअल जो लर्न वर्ब है वो काम करता है एक वर्ब की तरह, साथ ही साथ एक एडजेक्टिव की तरह, दोनों की तरह काम करता है। तो कब वर्ब की तरह काम करेगा, कब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एग्जांपल यहाँ पर ध्यान से समझें तो पहला है ही विल हैव लर्नड द स्किल ऑफ आर्चरी, यानी उसने धनुर्विद्या की जो कला है वो सीख लिया होगा वो। तो यहाँ पे जो हैव वर्ड है इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इस केस में हम यहाँ पे लर्नड लगा रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जो लर्नेड वर्ड है इसका मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। एक्चुअली ये जो लर्नेड है ना, ये एक्चुअल है एक एडजेक्टिव। तो लर्नेड जो वर्ड है इसका एक अपना अर्थ आता है ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति, ठीक। ज्ञानी होना, विद्वान होना एक विशेषता है, तो इस हिसाब से एडजेक्टिव हुआ। दूसरा एग्जांपल बिल्कुल क्लियर कर देगा, मिस्टर आजाद इज अ लर्नेड पर्सन। यहाँ जो पर्सन है वो एक नाउन है, और नाउन से पहले जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और आप जानते हैं अगर आप थोड़ा सा डिटेल इंग्लिश पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल में जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं और वो काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो उस हिसाब से भी जो लर्नेड वर्ड है यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हमें जब भी एक्चुअल वर्ब की तरह स्टार्ट करना होगा, सॉरी यूज करना होगा, तो हम यूज करेंगे इसको, लर्नड को। और जब भी हमें एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना होगा तब हम यूज करेंगे लर्नेड को। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विद
फुल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये 100% बेनिफिशियल होगी। अगर आप 20 मिनट इस वीडियो को दे सकते हैं तो निश्चित रूप से ये 20 नंबर गेन कराएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, जो कि कह सकते हैं कि बिल्कुल ईजी वे में आप उसको मतलब पा लेंगे, गेन कर पाएंगे, है ना। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और एक ही क्वेश्चन को डिटेल से समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइदर यू डैश योर ब्रदर डैश गिल्टी। तो यहाँ कह रहा है कि आइदर यू और योर ब्रदर डैश गिल्टी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भरना होगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ABCD करके। इज, आर, एम या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे, जब भी आइदर वर्ड इस्तेमाल हो तो आइदर के साथ एक चीज इस्तेमाल होती है आर, ठीक है, आइदर और आर। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है यू और यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है योर ब्रदर। 2 वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल है। तो जब भी हमें यहाँ पर अगर वर्ब भरना हो तो यहाँ पर हम वर्ब भरते हैं जो ये सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर, सिंगुलर है, ठीक। तो सिंगुलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज। कई लोग यहाँ पर आर लगा सकते हैं, ठीक है, आर लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ये बिल्कुल क्या है? गलत है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज, ठीक। अगर ये क्वेश्चन में हैज हैव लगाना होता तो यहाँ ब्रदर सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते थे? हैज लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? हैज। यहाँ पर हैव का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर योर ब्रदर की जगह योर ब्रदर्स रहता तब हमारा ऑप्शन हो सकता था या तो आर या तो हम लगा सकते थे हैव, ठीक है, या तो हैव या तो आर। मेरे कहने का मतलब है कि आर के बाद यहाँ और के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्रयोग करने की जरूरत है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी ये बात, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इसी तरह एक वर्ड होता है नाइदर नॉर, अगले वीडियो में मैं उसको भी शामिल करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। देयर आर 4 ऑप्शन you have to choose the correct option to fill the gap, in, on, एट या बाय। ये क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रही है, पूछ रहा है कि जो तुम्हारी घड़ी है, वॉच है, उसमें कितना बजा है, कितना बज रहा है ना। इस केस में जो सही आंसर होगा, कई लोग इन लगा सकते हैं, कई लोग एट लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, बट करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है, बाय। घड़ी के द्वारा कितना समय बजा इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाय। जब भी आपसे कोई टाइम पूछे कि घड़ी में कितने समय हो रहे हैं तो बोलना होगा बाय माई वॉच, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, धोखा दिया जा सके, वो क्या कहलाता है? तो ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब, है ना। जो मैं हमेशा कहता हूं कि वोकैब से क्वेश्चन आएंगे तो ये वोकैब है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला, है ना, बिल्कुल मासूम सा, जिसको आसानी से चीट किया जा सके, धोखा दिया जा सके, ठीक। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हर मतलब सेट में आपको मिलेंगे, बिल्कुल सेम प्लेस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आने वाले हैं। 6 और 7 टोटली वोकैब से रहेंगे। 6 नंबर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा और 7 नंबर जो है मिस स्पेल्ड रहेगा, यानी गलत स्पेलिंग कहाँ है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, देखते हैं चारों में कौन गलत है। डिफरेंट, इल्यूजन, फॉरेन या फिर डायलॉग। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं फिर से आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप ही बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करिएगा। आई होप कि आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही इजी है और अगर आप इसी तरह से आंसर देते रहे तो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर गेन करने में थोड़ी सी भी कठिनाई, थोड़ी सी भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रीअरेंज करने के लिए है, यानी कह सकते हैं रीऑर्डरिंग है, जिसका क्वेश्चन है हैव, हैड, लंच, यू, योर। देख पा रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सबसे पहले आप अगर बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो रीऑर्डरिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप मार्क ही देखिए। अगर फुल स्टॉप है तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, अगर क्वेश्चन मार्क है तो या तो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब, या तो वो स्टार्ट होगा किसी हेल्पिंग वर्ब से, इज, आर, एम, वाज, वर, डिड, विल, हैव, शैल, हैव, ये कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ें तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है ना।
यानी क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से। अब अगर यहाँ पर ध्यान पे देखें तो यहाँ पर एक हेड है, यहाँ भी हेड है, और इसका सही आंसर आप खोजने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो फर्स्ट को ही मतलब कैंसिल कर देंगे, पहला तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, या चौथा हो सकता है। दूसरे में हैड हैव दिया हुआ है, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ दिया हैव यू हैड योर लंच, ये सही हो सकता है। या फिर चौथा भी देख लेते हैं, हैव यू हैड लंच योर, लंच योर कभी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या बच जाता है आपके पास, सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, हैड जो है वो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म की, योर लंच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है ना। इस सेशन के लास्ट में आप ये जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो पोएट्री से है। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। तो यहाँ का जो मतलब हिंदी अगर आप देख पाए तो कह रहा है कि किस प्रकार से पोएट को जो है प्रभावित किया डस्ट ऑफ स्नो ने, यानी जो बर्फ थी उसके धूल कणों ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है कि उसने क्या किया, इट मेड हिम एनर्जेटिक, उन्हें ऊर्जावान बना दिया, चेंज हिज मूड, उनका मूड चेंज कर दिया, इट मेड हिम सुपीरियर, उन्हें श्रेष्ठ बना दिया, या नन ऑफ द अबव। तो अच्छे से जानते हैं उनका मूड परिवर्तित हो गया था, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट रसेज आउट टू मीट द ट्री। ये जो क्वेश्चन है वो फिर से पोयम से ही है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि व्हाट रसेज, कौन दौड़ता है, आउट मतलब बाहर, टू मीट द ट्री, पेड़ से मिलने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइंड। ये जो क्वेश्चन रखा गया है ये ट्री नामक चैप्टर से है पोयम में, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो लिखा है वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। कह रहा है कि पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके पास है, हरिद्वार, बनारस, चेन्नई, या फिर पाटलिपुत्र। हरिद्वार में दिया था, बिल्कुल नहीं। चेन्नई, बिल्कुल नहीं। पाटलिपुत्र, बिल्कुल नहीं। सही ऑप्शन क्या बचता है बेटा, बनारस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द सरमन एट बनारस, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे। कह रहा है कि बसंत ऋतु के एक दिन वल्ली ने क्या किया। तो वल्ली क्या करती है, वल्ली की जानते हैं हमेशा से इच्छा होती है कि वो शहर घूमने जाए बस से, क्योंकि वो बहुत सी बातें उस बस और उस यात्रा के बारे में लोगों से सुन चुकी होती है, तो उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। इस हिसाब से अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो वो क्या है, ए, कॉट द बस टू द टाउन। बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो रही है क्योंकि इसमें मतलब वही चीजें डिस्कस होंगी जो थोड़ी जरूरी हैं। तो इस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आइलेट्स। तो कह रहा है कि कितने प्लांट जो हैं वो ग्रीव हुए। तो अगर इसकी हम बात करें तो अगर आप कहानी को सही से पढ़े होंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 प्लांट जो है वो ग्रीव हुए थे, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 की अगर बात करें तो यहाँ कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। कह रहा है लेंचो सेटिस्फाइड क्यों था। तो इसका अगर चार ऑप्शन आप देखें तो कह रहा है कि क्यों सेटिस्फाइड था, ऑन द सीइंग अ न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड। कह रहा है अपने फील्ड में नए ट्रैक्टर को देख के सेटिस्फाइड था, ऐसा कुछ हम कहानी में नहीं पढ़े हैं। ऑन सीइंग अ न्यू बुफेलो, खेत में भैंस देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने खेत में क्या देख रहा था, जो कॉर्न थे, जो मक्के थे वो राइप हो गए थे, पक गए थे फ्लावर के साथ, फूलों के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। ये जो चैप्टर आप जानते हैं मंडेला वाले चैप्टर से है, और इसका जो सही आंसर है उसको समझने से पहले इसका अर्थ हम आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा है कि जो सेरेमनी थी, जो समारोह था, उसका स्थान क्या था, कहाँ उसको आयोजित किया गया था। तो उसको आयोजित कहाँ किया गया था, रॉक स्टोन एम्पी थिएटर में, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर में, ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर में, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होगा, है ना, कम समय होगा, आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा।
और इस चीज को मेंटेन करते हुए जो बच्चा बढ़िया से लिख पाएगा, मतलब कम समय में टाइम का बढ़िया से यूटिलाइज करते हुए, वही बच्चा बढ़िया से नंबर गेन कर पाएगा। आई होप कि टॉपर की लिस्ट में भी चला जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप टॉपर की लिस्ट में जाएं तो जल्दी जल्दी इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है कि व्हाट डिड ही डिमांडेड एज डॉवरी। यहाँ जो डॉवरी वर्ड है आप अच्छे समझ पा रहे हैं, ये किस चैप्टर से है? आप इस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनी। जो विशंभर नाथ था, जब वो शादी करने जा रहा था तो जो रामलाल थे, यानी इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है, उस लड़की के पिता, ठीक, आपको यही बताने की कौन से चैप्टर का, उस लड़की का क्या नाम है, ठीक। तो उनसे वो दहेज मांगता है, दहेज के नाम पर क्या मांगता है? उनसे पैसा मांगता है, रुपए मांगता है, ठीक। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन या फिर इनमें से और कुछ नहीं, वो सीधे सीधे मांगता है क्या? मनी, मनी मांगता है, ठीक। और आपको ये भी बताना है कि कितना मनी मांगता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कितना मनी मांगता है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है, डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर ईयर्स लेटर। कह रहा कि क्या उसकी जो दोस्त थी, दोस्त कहने का मतलब है सहेली, क्या उसकी सहेली उसे पहचान पाई वर्षों बाद? ये किस चैप्टर की बात कर रहा हम? नेकलेस की। तो क्या पहचान पाई? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? नो, नहीं पहचान पाई, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम यहाँ पर बात करें, नेम ऑफ द रिचार्ड कॉलेज रूममेट। ये जो चैप्टर है वो मेकिंग अ साइंटिस्ट, और यहाँ पर जो चार ऑप्शन है वो पूछ रहा है इनमें से कि रिचार्ड जो था उसके कॉलेज का रूममेट कौन था? उसका नाम था जेम्स और वोंग। ये इसका सही ऑप्शन है, जेम्स और वोंग। देखिए बच्चों, मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं कल भी ये बात को डिस्कस किया था कि जिन भी बच्चों को बढ़िया नंबर गेन करना है क्लास 10 के पेपर में इंग्लिश को लेकर के, वो इस बात को दिमाग में रखें कि आपको जो लिटरेचर है वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है पेपर पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले जो पेपर हुआ करते थे उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने होते थे और इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते थे, तो डिटेल में नहीं पढ़ने पर भी क्वेश्चन को किसी प्रकार से बना करके, मतलब मॉडिफाई करके उन चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता था। बट अभी के टाइम में अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं और आपको कुछ मीनिंग्स और सेंटेंस क्लियर करने नहीं आते हैं तो ये थोड़ी सी मतलब कठिनाई आप फेस कर सकते हैं परीक्षा में, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कहानी को पहले तो कई बार पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको इंग्लिश में ही पढ़िए, उसको हिंदी में पढ़िए, लेकिन उसके जितने भी फैक्ट हैं, जो भी पॉइंट्स कहानी में बनते हैं, उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए और वही आपको हेल्प करेंगे ताकि आप एक अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो ये परेशानी आप फेस करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, है ना। तो फिर वही चीज़ रह जाएगी, आप वहीं पर बैठ के क्वेश्चन पेपर पेपर देते समय परीक्षा हाल में मोए मोए करेंगे, है ना। तो उससे बाहर आइए और चीज़ों को सही से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा था साइंटिस्ट वाज ऑलवेज डैश नाउ बिकम फ्यूरियस। अब इसका जो चार ऑप्शन है वो आपके सामने बिल्कुल दिया गया है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा क्विक टेम्पर्ड, है ना, मतलब जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला। क्योंकि जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो ग्रिफिन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्विक टेम्पर्ड। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड। अनलाइंड का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन का एक मीनिंग हो सकता है, ठीक। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए बी सी डी। अनलाइन का जो मतलब है वो इन अलाइन बिल्कुल नहीं होता है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अंडरलाइन इसका मतलब नहीं होता है, नन ऑफ द अबव बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अनलाइन का मतलब होता है शोविंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, यानी किसी प्रकार की चिंता व्यक्त न करना, दिखाना नहीं, उसको एक्सप्रेस ना करना। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आप एक सीरियस मतलब स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर करने वाले हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम पहला और आखिरी एग्जाम है आपके पूरे जीवन का, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से मेहनत करिए। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ और एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।